हुँ। तो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो क्या है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है रेसिप्रोकल, मतलब जैसे कि ए को अगर मैं लिखूँ 1/b, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का रेसिप्रोकल है, या अपोजिट भी बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का रेसिप्रोकल है। तो अभी हम जब थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो अपने आप आपको ये नाम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और कुछ छोटी चीज़ें भी मिलेंगी जो हमें बाद में यूज़ हो सकती हैं और हमेशा ध्यान भी रखना है। जैसे कि अ, ये वाला एक अंदर मैंने फिगर में इसके अंदर मान लीजिए ये ऐसे ही एक बना दिया एक बॉक्स, लेकिन इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे रजिस्टेंसेस और कैपेसिटर इंडक्टर मान लीजिए वो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मतलब एक नेटवर्क है। और ये है आईपी का मतलब इनपुट, जिसको हम लोग इनपुट को एक्साइटेशन भी बोलते हैं कभी कभी। आपकी इग्नू की वर्ड में भी ये बुक में भी ये वर्ड यूज़ हुआ है, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन मतलब है इनपुट, और आउटपुट को ये लोग कुछ जगह पे रिस्पॉन्स वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बॉक्स है, सपोज इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर बना के एक नेटवर्क कनेक्शन तैयार किया है, और यहाँ इनपुट में हमने एक ईएमएफ दिया, मतलब वोल्टेज, एक बैटरी सोर्स लगाया हुआ है जिसकी प्लस प्लेट ऊपर है और नीचे माइनस। और यहाँ आउटपुट पे, मतलब ये जो वोल्टेज की वजह से जो इसमें करंट होगा वो हर इसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उसमें से पास होके जा रहा होगा, और जो आउटपुट है उन सबसे निकलने के बाद में वो हमें करंट कितना मिल रहा है, सपोज I2। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। इस बॉक्स का मतलब है इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस, एक नेटवर्क है, कनेक्टेड है, और बाहर एक बैटरी सोर्स लगाया गया है V1 का, और हमें आउटपुट कितना मिल रहा है उसकी वजह से I2। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है वो बताता हूँ। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं अब इस नेटवर्क को छेड़खानी ना करूं और इस सोर्स को, जो हमारा इनपुट में जो सोर्स था, उनको रिप्लेस कर दूं, मतलब इस वाले को, तो इसको जब आप लगा देंगे, देखिए यहाँ इनपुट बना दिया, अब यहाँ लगा दिया, मतलब अल्टरनेट कर दिया, और आउटपुट इधर कर दिया, तो अब वो कहता है कि जो अगर हम सेम ही सोर्स को, मतलब ये जो B1 और B2 हैं वो सेम है, V1 और जो B2 हैं वो बिल्कुल सेम है, बस उनको चेंज कर दिया, उनकी पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर आप उनके इनपुट को चेंजेस कर रहे हैं, मतलब इनपुट को आउटपुट पे लगा रहे हैं और आउटपुट को इनपुट पे लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से अब जो आउटपुट पे करंट मिलेगा वो सपोज I1 है। तो वो कहता है कि अगर आपने सोर्सेस को सेम रखा है तो जो करंट है वो भी सेम आएगा। एक और रिपीट करता हूँ मैं। थ्योरम का कहना है, आपके पास कोई एक नेटवर्क है, एक बैटरी सोर्स लगाया इनपुट पे, उसकी वजह से आउटपुट कितना मिल रहा है आपको I2। और अगर मैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, मतलब इस वाले इनपुट को मैं आउटपुट की ओर कर दूं और आउटपुट को इनपुट की ओर कर दूं, और जो ये B2 है वो सपोज ये B1 ही है, तो इसकी वजह से जो करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा I1 वो सेम होगा जो पहले मिल रहा था। तो आपकी जो बुक में लिखा गया है वो एग्जैक्टली यही मीनिंग लिखा गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ये भी लिखा है। मान लीजिए ये जो B1 की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है I2, तो वो कहता है कि इसका रेशियो, यानी B1 और I2 का रेशियो बराबर होगा, जो यहाँ आउटपुट पे इस बार इनपुट पे क्या लगाया था आपने, B2, और उसकी वजह से करंट कितना आ रहा है, I1। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को इस तरह से समझाया गया है कि अगर हमारा इनपुट है B1 तो उसकी वजह से आउटपुट पे करंट कितना मिल रहा है, I2। और अगर मैं उनकी पोजीशन चेंज कर दूं और यहाँ B2 सोर्स लगाऊं, मतलब बैटरी सोर्स जो लगा हुआ है उसकी वजह से जो आउटपुट पे करंट मिल रहा है I1, तो इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ये है कुछ अलग बुक्स का, मतलब जो दूसरी बुक्स हैं उनमें लिखा गया है। हालांकि देखा जाए, अगर मैं B1 को B2 के इक्वल कर दूं तो ऑटोमेटिकली I1 I2 के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है वो ये है, मैंने वो भी अपने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लगा दी है, कि इन एनी लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव नेटवर्क द रेशियो, ये लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव, ये पहली क्लास जो थी उसी में मैंने बताया था कि पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, बाइलेटरल क्या है, लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऐसा कोई नेटवर्क जिसके अंदर लीनियर, बाइलेटरल और पैसिव चीज़ें लगाई गई हैं, एलिमेंट लगाई गई हैं, तो देखिए किसका रेशियो बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ आउटपुट, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था अभी पहले ही, रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। तो रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, तो यहाँ देखिए
तो उनका इनपुट का जो रेशियो है, या फिर वाइस वर्सा का मतलब वही है कि उनको चेंज कर दीजिए, यहाँ इनपुट कर दीजिए, यहाँ आउटपुट कर दीजिए, उल्टा। तो उनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे इवन दो द पोजीशन ऑफ सोर्स जो है, जैसे B1 था, इज इंटरचेंज फ्रॉम इनपुट टर्मिनल टू द आउटपुट। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से समझ भी आ गई होगी कि ये रेशियो सेम रहता है, ये दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ अगर हम कंडीशन लगा दें कि इफ़ B1 इज इक्वल टू B2, देन हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू I2। तो ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है इग्नू में। तो मैंने दोनों समझा दी हैं, अब आपके पास चॉइस है कि कौन सी एग्जाम में लिख के आनी है। तो इग्नू के हिसाब की थ्योरम ये है, जो ये इग्नू का स्क्रीनशॉट है, तो मैं ये भी बताता हूँ कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट्स क्या कहती है कि इफ़ वी कंसीडर टू लूप्स, जैसे हमने ए और बी दो लूप लिए, और विद मतलब ऑफ अ रेसिप्रोकल नेटवर्क एन, तो अगर हम कोई एक आइडियल वोल्टेज सोर्स ई ले रहे हैं कहाँ पे, लूप ए में, तो उसने कितना करंट प्रोड्यूस किया, आई। और सेम इसी तरह से हमने लूप बी में क्या किया कि हमने आइडेंटिकल सोर्स लिया, तो वो भी क्या करेगा, सेम करंट प्रोड्यूस करेगा, किसमें, ए में। तो ये मतलब हैं दोनों का एक ही मीनिंग, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताते टाइम पे ये ज़्यादा डेफिनेशन अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो उनका रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी हैं आप लोगों को। अब यहाँ से चलते हैं इसका प्रूफ। तो फिर से पिछली क्लास की तरह जो सुपरपोजिशन थ्योरम थी उसका प्रूफ मुझे कहीं नहीं मिला सेम, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो क्या करती हैं, दूसरी बुक्स की उन्होंने थ्योरम लिखी और नीचे उसके एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इग्नू में इनके प्रूफ भी दिए गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनके जो प्रूफ हैं वो थोड़ा सा रटने जैसे हैं। तो इस वजह से, और हमारे एग्जाम में लेकिन इग्नू में पूछ भी रहे हैं प्रूफ, ऐसा ऐसा भी मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि स्टेट एंड प्रूव रेसिप्रोसिटी थ्योरम या सुपरपोजिशन। तो 1 मार्क दे रहे हैं कभी कभी स्टेटमेंट का, और 4 मार्क्स की दे रहे हैं थ्योर मतलब उसका प्रूफ। कभी 2 मार्क्स की स्टेटमेंट दे रहे हैं और 3 मार्क्स का प्रूफ, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन ही रहा है इनका ये। तो इनके जो प्रूफ हैं पिछली क्लास में भी मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन वो रटने जैसा तो थोड़ा रहता है, तो आपको इसको भी रटना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कैसे। तो V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है आपके पास, आई आर। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पे जो 1/r है इसको हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे कि y। वैसे मैंने ये बताया था, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। अब 1/, मतलब r होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। तो हम 1/r को y मान रहे हैं सपोज, और v की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, y v। और v क्या होता है, वोल्टेज सोर्स, तो हम उसको कह सकते हैं EMF। तो I इज इक्वल टू वाई ई। तो ये फॉर्मूला कैसे आया है वो मैंने आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसी फॉर्मूले के तर्ज पे आप इस प्रूफ को थोड़ा सा याद रख सकते हो। कैसे, क्या कहना था इग्नू की बुक के हिसाब से कि आपके पास जैसे कितने हैं नेटवर्क, कोई नाम हमने n दिया, और उसमें वोल्टेज सोर्स कितना लगाया, E1। तो क्या थ्योरम का कहना क्या है कि यहाँ पे अगर E1 सोर्स है तो करंट कितना आ रहा है, I। तो दूसरे नेटवर्क में जो कि जस्ट इसी के जैसा है, लेकिन आउटपुट को इनपुट से इंटरचेंज कर दिया है, तो यहाँ पे भी अगर E1 होगा तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो भी क्या होगा, सेम करंट आएगा जो इधर मिला था। तो हमने यहाँ पे माना कि पहले वाले सर्किट में E1 की वजह से कितना करंट मिल रहा है, I2। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके ये इक्वेशन समझ आई होगी कि जब हमारे पास यहाँ E1 MF मतलब EMF वोल्ट की बैटरी लगी है, तो उसकी वजह से करंट कितना मिल रहा है, I2। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे नेटवर्क में देखेंगे, तो उसमें E2 EMF की वजह से कितना करंट मिल रहा है, तो देखो इस P2 को यहाँ पे E2 लिख दो, और ये I1 करंट मिल रहा है, और ये फॉर्मूला यही वाला यूज हुआ है, तो ये मिल रहा है। अब क्वेश्चन में ही कहा गया है, मतलब डेफिनेशन में ही कहा गया है कि अगर इन वोल्टेजेस को सेम रखा जाए, EMF को, ये देखिए आइडेंटिकल सोर्स अगर हमने लगा दिया, और यहाँ पे पहले सोर्स कौन था, E। तो अगर सेम सोर्स ही लगाया जाए दोनों लूप में, तो डेफिनेशन यही कहती है या थ्योरम यही कहती है कि सेम सोर्स लगाया जाए तो सेम करंट मिलेगा। इसलिए हमने जैसे ही हमने E1 E2 को आपस में इक्वल किया, तो अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है I2 इक्वल टू Y21 E1, एक इक्वेशन है I1 इज इक्वल टू Y12 E2। इनका रेसिप्रोकल ही वो ही ले लेते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 में 2 का। तो क्या आएगा आपके पास, I2 अपॉन I1 इक्वल टू Y21 अपॉन में Y12 और E1 अपॉन E2। सिंस
E1 जो है वो E2 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा I2 अपॉन I1। अब एक चीज़ देखिए कि Y21 कौन है, तो देखा जाए तो Y क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ये कांस्टेंट है, मतलब कंडक्टेंस जो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस बॉक्स पे। तो जो बॉक्स यहाँ है वही सेम बॉक्स इधर है, मतलब लूप सेम है अगर, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि Y21 जो है वो भी किसके इक्वल है, Y21 के। ये नेटवर्क बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये दोनों भी चीज़ सेम हो गई, तो यहाँ बचा क्या, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो I1 इज इक्वल टू I2, तो ये सेम आ रहा है। तो ये प्रूफ दिया है आपकी इग्नू की बुक में। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें रटने वाली तो हैं, लेकिन कौन सी चीज़ क्यों लिखी गई है वो मैंने आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो ये इसका प्रूफ था। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसी बुक का है, आपकी इग्नू की बुक का। इग्नू की बुक्स में बहुत गलतियाँ मिल रही हैं जब मैं इसे नोट्स बना रहा हूँ, तो देखिए, जैसे कि अभी बताऊंगा क्या क्या गलतियाँ। पहली बात तो यही था, ये 45 कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये 4 ओम है। तो क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ पे एक आपको लूप दिया गया है और इसके अंदर 20 वोल्ट की बैटरी है। तो अब वो कह रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पे ये देखो तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है, क्योंकि ये ब्रांच बन गई ना, यहाँ से करंट बट गया, यहाँ से कोई भी करंट डेवलप हुआ, कुछ हिस्सा इधर आया, जो बचा उसमें से कुछ हिस्सा इधर आया, और जो बचा वो इधर। तो ऑब्वियसली यहाँ देखो करंट डिफरेंट है। तो ये पहली क्लास में मैंने समझाया था कि अगर करंट सेम नहीं है तो वो रजिस्टेंसेस किस में माने जाएंगे, पैरेलल में। तो ये तीनों पैरेलल हैं, और करंट जब सेम नहीं होता तो वहाँ वोल्टेज सेम होता है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ भी वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, यहाँ भी वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, यहाँ भी कितना है, 20 वोल्ट। तो इस हिसाब से मैं आराम से ये I1 I2 करंट निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे I1 करंट निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, I का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मुझे पता लगा कि ये तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे कि जितना वोल्टेज है वो ऊपर और जितने का रेजिस्टेंस है वो नीचे, यानी I1 की वैल्यू 4 एम्पियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, I2 देखते हैं। तो I2 के लिए फिर से, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज सेम, यानी 20 वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का, तो ये 10 एम्पियर हो गया। फिर आते हैं इसको, वैसे चाहे आप I3 नाम दो या I रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 20/4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 20 वोल्ट की वजह से यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर। तो अब हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहती है कि अब इसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का मतलब इस 20 वोल्ट की बैटरी को यहाँ रख दो और 4 ओम की जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ रख दो। तो वो कहता है कि अब जो करंट उस कंडीशन में जो फ्लो हो रहा होगा वो भी 5 एम्पियर ही होगा। तो वो तो अभी हमें पता नहीं है, प्रूफ निकाल के देखेंगे, अगर आ गया तो दैट मीन्स कि जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो वर्क करेगी हर जगह। एक बार दोबारा बताता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक लूप दिया गया था जिसमें 3 रजिस्टेंस हैं, एक बैटरी सोर्स दे दिया गया, फिर हमने हर रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आराम से यहाँ निकाल लिया। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए मैंने इस 20 वोल्ट की बैटरी को इधर लगा दिया। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जब कभी भी वोल्ट मीटर हटाया जाता है, मतलब बैटरी जब कभी भी हटाई जाती है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि इसको यहाँ से हटा दो और ये वायर सीधा अटैच कर दो इससे, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब वही हम बैटरी सोर्स को इंटरचेंज कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि ये 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें इतना ही करंट जा रहा है कि अलग है। ठीक है, तो हमने, अच्छा यहाँ देखिए 20/4 ये कैसे करंट निकाला है वो आपको समझ आ गया होगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब गलती इनकी बुक वालों की देखिए, यहाँ 20/5 करके 10 एम्पियर लिख रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी गलती मतलब इग्नू ने बहुत की है। तो ये 4 एम्पियर है। चलिए अब आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैटरी सोर्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ से बैटरी को जब हटाते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और उसको हटा के एक पूरा ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इनको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, 4 ओम वाला रेजिस्टेंस वही है और यहाँ बैटरी लगा दी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस सर्किट में अब इस वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस 5 ओम वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है और 4 ओम वाले में कितना फ्लो हो रहा है। रेसिप्रोसिटी की थ्योरम के हिसाब से 4 ओम वाले में
कितना करंट फ्लो होना चाहिए, जितना पहले हो रहा था, क्योंकि एक तरह से ये इनपुट है ये आउटपुट है, ऐसे है। तो यहाँ देखते हैं 4 ओम वाले में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो अब भी आंसर हमारा 5 आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो यहाँ से करंट का बंटवारा करते हैं, यहाँ से कोई भी करंट आया तो यहाँ कितना हो जाएगा, I1 करंट निकला। फिर जो यहाँ बचा, अब सोचो यहाँ कितना बचा करंट, तो I पहले निकला था, उसमें से I1 करंट इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा, I माइनस I1। फिर उसमें से भी I2 करंट यहाँ निकल गया, तो अब यहाँ कितना बचा, I माइनस I1 और माइनस का I2। अच्छा यहाँ कितना फ्लो हो रहा है इस जगह भी, I माइनस I1 माइनस I2। फिर इधर से जो I2 करंट आया होगा वो इसके साथ अब मिल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, I माइनस I1। फिर जो इधर से I1 आया होगा और जब इससे जो मिलेगा तो यहाँ कितना बचेगा, I। तो देखो जितना निकला था उतना ही वापस आ गया। तो ये हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ देखते हैं कि करंट के मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ कितना कितना है। तो देखो ये जो 4 एम्पियर का है, मतलब 4 ओम का जो रजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट आ रहा है, जितना इस बैटरी से निकल रहा है उतना ही करंट इधर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I इज इक्वल टू, कितने वोल्ट की बैटरी है, 20, कितने का ये रेजिस्टेंस है, 4, तो 4 5, तो 5 एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना करंट निकला उतना ही करंट इस 4 ओम में जा रहा है। तो इन जगहों पे कितना जा रहा है, इट मीन्स कि जब कहीं भी ये शॉर्ट सर्किट वाला कहीं भी फेनोमेना होता है, तो इस बैटरी से जो करंट होगा वो किसी भी रेजिस्टेंस में एंटर ही नहीं करेगा, वो सीधा शॉर्ट सर्किट के थ्रू वापस इधर आ जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब कहीं भी वायरों का शॉर्ट सर्किट होता है तो जो करंट सोर्स से, मतलब जो वोल्ट मीटर या जो ईएमएफ बैटरी सोर्स है, वहाँ से करंट सर्किट के अंदर जाएगा ही नहीं, वो सीधा जहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है उससे पूरा वापस आ जाएगा। इससे हमें ये पता लग रहा है। अब देखते हैं, तो ये चीज़, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी 5 एम्पियर करंट था इस 4 ओम वाले में, और यहाँ पे भी 5 एम्पियर करंट है 4 ओम वाले में। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इग्नू की बुक में कैसे समझाया गया है। तो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम वी रिप्लेस द ओरिजिनल सोर्स बाय अ शॉर्ट सर्किट। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि यहाँ जो बैटरी थी उसको हटा के हमने उसको शॉर्ट सर्किट से जोड़ दिया। एंड इंट्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट सोर्स यानी 20 वोल्ट की बैटरी हमने कहाँ लगा दी, 4 ओम रजिस्टेंस के साथ, इसके साथ लगा दी। तो अब हम देखेंगे रिजल्टिंग सर्किट जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ से टोटल करंट कितना निकलेगा, कितना फ्लो निकलेगा, तो वो देखना चाहते हैं। तो ये देखो 20 वोल्ट है, ये 4 ओम का रजिस्टेंस है, तो 20/4 यानी कि 5 एम्पियर। अब ऑल द करंट, ये देखो ये जो मेन लाइन है इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जब कभी भी आपके सर्किट में अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, मतलब कहीं रेजिस्टेंस या बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं जुड़ी है, वो डायरेक्ट वायर से जोड़ दिया है, तो सारा का सारा करंट उसी से फ्लो होके वापस आ जाएगा, इनमें एंटर ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ लाइन लिखी हुई है कि नाउ ऑल द करंट विल पास थ्रू द शॉर्ट सर्किट, यानी कि पूरा का पूरा करंट यहाँ शॉर्ट सर्किट से होके इधर वापस आ जाएगा। तो I1 डैश मतलब बता रहे हैं वो 5 एम्पियर है, तो I1 I2 कितना होगा, मतलब ये I1 इसमें कितना करंट फ्लो हुआ, तो 0, इसमें कितना करंट फ्लो हुआ, 0। तो आगे जो 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 AI EEE वगैरह और जेई के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जैसे बहुत अच्छा खासा सर्किट बना दिया, कैपेसिटर वगैरह सब कुछ जोड़ दिए और एक जगह शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो स्टूडेंट और कैलकुलेशन में लगे रहते हैं। और जबकि हमें पता होना चाहिए कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम से ही पता लगता है कि जो बैटरी है उसमें से करंट पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट के थ्रू वापस आ जाएगा और कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। तो इससे हमें ये भी पता लगा। और दूसरी चीज़ कि हमने ये भी प्रूव करके देख लिया कि जब बैटरी सोर्स इधर लगा था तो 4 एम्पियर में 5 एम्पियर, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जब हमने बैटरी को इंटरचेंज कर दिया तब भी उस मतलब 4 ओम वाले में उतना ही करंट फ्लो होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी जो कि वेरीफाई हो रही है रेसिप्रोसिटी थ्योरम की। तो एग्ज़ाम में, इग्नू के एग्ज़ाम के हिसाब से न्यूमेरिकल मैंने बहुत ढूंढ लिए, किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। सिंपल सा स्टेटमेंट एंड प्रूफ पूछते हैं, सुपरपोजिशन का, रेसिप्रोसिटी का, नॉर्टन थ्योरम और जो थेवेनिन थ्योरम है उनका, और एक मैक्सिमम पावर, 5 थ्योरम है टोटल। इन्हीं में से रोटेट करके पूछते रहते हैं और इनके प्रूफ जो हैं वो थोड़ा सा
आपको रटने पड़ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया, तो इनको थोड़ा आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कौन सी लाइन क्यों आ रही है वो तो ऑब्वियसली मैं क्लास में डिस्कस कर ही रहा हूँ। एग्जाम्पल इसलिए भी मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा थ्योरम और माइंड में क्लियर हो जाती है कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रही थी। अगर बाई चांस आप एज इट इज़ स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हैं, तो जैसे एग्जाम्पल कराने से आपके दिमाग में एटलीस्ट बैठ जाएगा कि हम उस सिस्टम में क्या कर रहे थे, तो आप बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन जहाँ तक है कोशिश कीजिए कि डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एज इट इज़ ये कॉपी कर दीजिए, क्योंकि फिर तो हो सकता है कि वो लोग मार्क्स ना दें, क्योंकि एज इट इज़ इग्नू से कॉपी हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो ये बुक का जैसे ये बता दिया और कुछ अपना लैंग्वेज का मिला के आप एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कीजिए। और प्रूफ ये लिखे हुए हैं, तो नोट्स बनाइए अपने थोड़ा ठीक से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ देखेंगे।